अगर 2024 में आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाकर, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में पैसे लगाकर खूब पैसे बनाए तो आप कोई रॉक स्टार नहीं है। मार्केट ने परफॉर्म ही ऐसा किया, सबने पैसे बनाए। मैंने खुद ने पैसे बनाए, कई सारे शेयर्स में, कई सारे म्यूचुअल फंड में मैंने 60 to 70% इंक्रीमेंट देखा, उतने पैसे बनाए। लेकिन अगर 2025 में आपके पैसे डूब रहे हैं अभी तक क्योंकि मार्केट सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो आपका ये फेलियर भी नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन भी ऐसी ही है, मार्केट गिर रही है और बहुत सारे लोगों के पैसे डूब रहे हैं। मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि मैं अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ, जिनके साथ इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन मेरा होता रहता है, उनसे मैंने बात की तो मैंने देखा कि उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज़्यादा गिरा हुआ है मेरे पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में, और मोर और लेस हमने सिमिलर से प्रोडक्ट ले रखे थे, सिमिलर से मतलब चीज़ें ले रखी थी। अब मेरे समझ में आया कि इसका रीज़न क्या होगा, क्यों ऐसा होगा कि मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा कम गिरा है, उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरा है। जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे 10 ऐसे रूल समझ में आए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें से कई लोग उसमें से कुछ या लगभग सारे रूल्स यूज नहीं कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं वही 10 पावरफुल रूल्स आपको बताने वाला हूं। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रूल नंबर 1, मार्केट की हाइप पर कभी भी भरोसा मत करो। जब भी कोई चीज मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप है, हर एक कोई स्टॉक है, कोई शेयर है, कोई म्यूचुअल फंड है, उसके बारे में जब सब लोग बात कर रहे हैं, आप ये समझ जाओ ये अब हाई प्राइस पर पहुंच चुका है और उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। क्योंकि जब सब लोग बात करने लगते हैं तब तक उसका प्राइस ज्यादा जा चुका होता है, ऊपर जा चुका होता है। फिर होता क्या है कि आप लेट एंटर करते हो, उसमें हाई प्राइस पर खरीदते हो, और जब मार्केट थोड़ा सा भी गिरता है या उस पर्टिकुलर शेयर या म्यूचुअल फंड में करेक्शन आता है तो आप लॉस में ही रहते हो। जिन लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया है उनके लिए उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। एग्जांपल लेते हैं कि एक शेयर आपने 100 रुपए का परचेज किया, कई सारे लोगों ने उसको तब परचेज किया जब उसका प्राइस 150 रुपए हो गया। अब अगर मार्केट थोड़ा भी करेक्ट करेगा, 140 रुपए भी आएगा, 130 रुपए भी आएगा, तो आपको तो प्रॉफिट वो देकर गया क्योंकि आपने 100 रुपीज पर लिया था। लेकिन जिन लोगों ने 150 पर लिया, 145 पे लिया, उनके लिए वो लॉस हो जाएगा। फिर वो या तो पैनिक में सेलिंग करते हैं उसकी, या वो स्टॉप लॉस नहीं कर पाते और ज़्यादा लॉस लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आईपीओ, टेक आईपीओज का हाइप आया था, जोमेटो और बहुत सारी कंपनीज जिन लोगों ने अपने आईपीओज लेकर आए और बहुत ही हाइप था, लोगों ने खूब पैसे बनाए। ज़्यादातर आईपीओज उसमें से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। कई सारे तो जब लिस्टिंग उसकी हो गई उसके बाद उसमें करेक्शन भी उसमें देखने को मिला और वो लॉस में आज तक चल रहे हैं जब लिस्ट हुए थे उससे, अगर आप कंपेयर करोगे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2021 में क्रिप्टो बूम आया था। बिटकॉइन उस समय अपने हाईएस्ट प्राइस पॉइंट पे था। अब 2022 में वो बूम टूटा, वो हाइप टूटा, क्योंकि सब लोग उसमें घुसने लगे, सब लोग घुसने लगे। जिन लोगों ने 2021 में पीक टाइम पे लिया था आज तक वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो पॉइंट ये है कहने का कि जब कोई चीज की बहुत ज्यादा हाइप होती है, उसके बारे में सब लोग बात करने लगते हैं, वो सही समय इन्वेस्टमेंट करने का नहीं होता। थोड़ा सा उसको गिरने का या करेक्ट होने का इंतजार करिए, उस समय उसमें घुसिए, या जब उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है तब आप घुस गए तो ठीक है। रूल नंबर 2, हमेशा अपने पोर्टफोलियो का बैलेंस बनाए रखना चाहिए कि सारी चीज़ें, सारे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आप 5 लाख 10 लाख रुपए डालना चाहते हैं, या आप SIP कर रहे हैं हर महीने 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी, सारा का सारा पैसा किसी एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट में नहीं डालना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड अगर आप डाल रहे हो तो म्यूचुअल फंड में ही सारे पैसे डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली एक रूल है 100 - X, जहां पर X आपकी एज है। तो अगर आपकी एज से फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स है तो आपको 100 - X मतलब 100 - 30, तो 70% आपका स्टॉक रिस्की चीज़ों में होना चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इसमें। लेकिन जो बाकी जितनी आपकी एज है 30%, वो आप FD में, बॉन्ड में, जो डेप्ट वाले फंड हैं उसमें आपको डाल के रखना चाहिए। सारी चीज़ें जब एक जगह हम लोग रखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि अगर एक में गिरावट आती है तो क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पैसा उसमें लगा हुआ है तो पूरा का पूरा हमारा लॉस हो जाता है। ज़्यादातर जब अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर की चीज़ें नीचे जाने लगती हैं। जैसे केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के
शेयर गिरने लगे या म्यूचुअल फंड गिरने लगे। अब उस समय अगर आपने दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट किए होंगे तो आपका पोर्टफोलियो का बैलेंस बना रहेगा, आपको पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं होगी। रूल नंबर 3, स्टॉप लॉस हमेशा करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होता है? नॉर्मली जैसे हमने कोई शेयर लिया या कोई म्यूचुअल फंड लिया, मान लीजिए 1000 रुपए का लिया, अब आपको लगता है कि वो थोड़ा सा गिर गया, 950 पे आ गया या 900 पे आ गया। हम क्या करते हैं कि यार 100 रुपए का लॉस हो गया, उसमें बने रहते हैं, उसी पर रुके रहते हैं, हो सकता है रिकवर कर जाए, क्योंकि लॉस में तो आप नहीं बेचना चाहते। फिर हम उस रिकवरी के आशा में कि ये रिकवर कर जाएगा, 800 हो जाता है, 700 हो जाता है और गिरता चला जाता है। येस बैंक में लोगों का कितना पैसा डूबा। इसलिए हमेशा जो भी आप शेयर ले रहे हो उसके बारे में जब रिसर्च करके आपने फाइनल कर लिया, शेयर, म्यूचुअल फंड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले रहे हो, उसका एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। जैसे 1000 रुपए का आपने एक शेयर लिया, अब 900 पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो जब वो शेयर गिरेगा तो 900 रुपए पर, 900 पर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक दिन में ही वो शेयर 300 रुपए गिर जाता, 300 गिर जाता और 700 पे आ जाता, तो आपको 300 का लॉस होता। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो वो केवल और केवल आपका लॉस होगा 100 रुपए का, आपके 200 रुपए वहां पर प्रॉफिट हो गए, ऐसा आपको सोचना चाहिए। रूल नंबर 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपका वेल्थ क्रिएट करता है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो ये मार्केट है ना, जो शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड की मार्केट है, ये साइक्लिकल मार्केट है। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ये इस मार्केट का नेचर ही है। इसको अगर आप चाहो कि बदल लो, नहीं बदल सकते, इसको मैं चाहूं बदल लूं, नहीं बदल सकता। अब होता इसमें क्या है कि हम लोग शॉर्ट टर्म में जब देखते हैं कि आज मार्केट नीचे जा रहा है तो सेल करके निकल जाए, मार्केट ऊपर जा रहा है तो तुरंत परचेज कर ले, पोर्टफोलियो आपका कम रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म में जब आप सोचेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। एग्जांपल लेते हैं, सेंसेक्स 1990 में 1990 में 1000 पॉइंट था, आज की डेट में 70,000 पॉइंट है। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए उस समय लगाए होते तो कितने भी मार्केट में उतार चढ़ाव, सारी चीजें आती गई, कम ज्यादा फ्लक्चुएशन सब कुछ होता रहा, आज वो 70 लाख आपका होता। तो ये देखने वाली बात है, जब लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तभी आपका वेल्थ क्रिएट होगा। शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे बन सकते हैं, कुछ पैसे नहीं बनेंगे। शॉर्ट टर्म में जुआ होता है, शॉर्ट टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं होती। या जो लोग प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए बात अलग है, नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए मैं अपनी बात करता हूं, मेरे लिए लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ क्रिएशन का गेम है, शॉर्ट टर्म में नहीं है। रूल नंबर 5, कभी भी एक इनकम सोर्स पर रिलाय मत करो। जब भी आप थोड़े से स्टेबल हो जाओ, आपके अंदर कुछ स्किल है, हमेशा ये ध्यान देने की जरूरत है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको बनाने चाहिए। जब आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज आप बनाओगे तब वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। एग्जांपल लेते हैं, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग, कुछ भी, या पैसिव इन्वेस्टमेंट से, वहां से डिविडेंड से कुछ आपकी इनकम स्टार्ट हो गई, यूट्यूब पे आप करने लगे, ब्लॉगिंग करने लगे, इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगे, कुछ भी कर रहे हैं, फ्रीलांस डेवलपमेंट करने लगे, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन आपका जब मल्टीपल इनकम सोर्स होता है, आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए है, 20,000 रुपए आप एडिशनल इनकम बना पा रहे हो, उससे आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जब रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है तो आप और बेटर कर पाते हो। जिन चीज़ों में आप डर रहे थे, ईएमआई के और बाकी चीज़ों के खर्चों की वजह से कि मैं रिस्क कैसे लूँ, जब आपका एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होता है तो आप रिस्क वहाँ पर ज़्यादा ले पाते हो। दूसरी चीज़ ये है कि जॉब या एक वन इनकम बहुत ही रिलाय नहीं किया जा सकता। अभी जिस तरीके की मार्केट सिचुएशन चल रही है, बहुत सारी जगहों पर ले ऑफ हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर स्टाफ कट हो रहा है, सैलरी कट हो रही है। उसकी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी लायबिलिटीज तो फिक्स हो गई है, हर महीने की सैलरी कितनी आएगी, कितनी जाएगी, कहाँ पर क्या होगा, ये सब फिक्स हो रखा है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स नहीं है, कभी खुदा न खास्ता आपकी जॉब चली गई तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। रूल नंबर 6, खर्चे करने से पहले सेविंग करो। एक रूल होता है कि खर्चे क्या होते हैं? खर्चे होते हैं आपकी जो इनकम है उसमें से सेविंग हटाने के बाद जो पैसे बचते हैं वो खर्चे होते हैं। लोग इसका ऑपोजिट करते हैं, इनकम से एक्सपेंस हटाते हैं, खर्चे निकालते हैं, जो बचता है उसकी सेविंग करते हैं। देखो, जब आप मान के चलोगे कि आपका इनकम ही इतना है, मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए आती है, आप उसमें से 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी आपने डिसाइड किया, वो 10,000 रुपए आप निकाल के सेविंग कर रहे हो। आप ये मान के चलो कि आपकी सैलरी ही 40,000 है। क्या जब आपकी सैलरी 40,000 थी तब आपका काम नहीं चल रहा था? क्या जब आपकी सैलरी 30,000 थी तब आपका काम नहीं चल रहा था? हो सकता है बहुत सारी लायबिलिटीज बढ़ गई हो, बहुत सारे खर्चे बढ़ गए हो, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा आगे आने वाले समय में आपके पास बहुत अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल लायबिलिटीज आने वाली है।
अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं पहले, तो ये रूल बना लीजिए कि पहले मैं सेविंग निकाल के रखूंगा, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से ही मुझे काम चलाना है। रूल नंबर 7, सही एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है कि सबका रिस्क लेने का जो क्षमता है, सबकी रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जितनी है, रिस्क एपेटाइट है, वो अलग होगी, आपकी रिस्क एपेटाइट अलग होगी। आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने गोल सेट करने हैं और उसके हिसाब से आपको लेना है। मुझे रिटायरमेंट के लिए अगर प्लानिंग करनी है तो मैं वो अलग तरीके से करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो अपना जब हम बनाते हैं तो बैलेंस रखें, एसेट एलोकेशन बहुत सही तरीके से करें। रूल नंबर 8, इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी है। जब आप कोई भी शेयर, कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं कि एफडी में डालना है, गोल्ड में डालना है, किस चीज में डालना है, यह ध्यान देना जरूरी है कि भारत में 6 to 7% इन्फ्लेशन है। मतलब अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो मर रहा है, कम हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि इसमें 3.5%, 3.5% तो इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, बट एक्चुअली वो कम हो रहा है। तो और अगर रिटेल इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, स्पेसिफिकली मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, उनका रेंट, घर के खर्चे, जो राशन आ रहा है, दूध आ रहा है, सब्जी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा खर्च होता है। रिटेल इन्फ्लेशन तो 10% के आसपास है। तो अगर 10% से कम आपका रिटर्न किसी चीज़ में मिल रहा है, वो आपके पैसे को कम कर रहा है, इफेक्टिवली बढ़ा नहीं रहा है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट टूल आप चूज करें कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, कम से कम वो 12%, 13% का रिटर्न देना चाहिए, तभी आपके लिए वो इन्फ्लेशन को बीट करेगा और आपके खर्चों को कम करने के साथ साथ आपकी आमदनी को बढ़ाएगा। अदरवाइज इसका बिल्कुल उल्टा होगा। रूल नंबर 9, इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके के इमोशंस होते हैं, एक होता है फियर, एक होता है ग्रीड। या तो हम लालच में जाते हैं या फियर में जाते हैं। अब जैसे स्टॉक प्राइस गिरने लगा, अब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो ये फियर होता है, पैनिक सेलिंग आप करने लगते हो और किसी भी औने पौने दाम पे उसे बेच देते हो, आप ढंग से उसको एनालाइज नहीं करते। ग्रीड आती है कि जब आप किसी चीज का दाम बढ़ने लग रहा है तो आप ऐसे समय पे, क्योंकि आपको लग रहा है कि सब लोग खरीद रहे हैं, सब लोग पैसे बना रहे हैं, अब आप पीछे ना छूट जाओ, तो आप ऐसे समय पे वो स्टॉक परचेज कर लेते हो जब उसका दाम बढ़ा हुआ है। फियर और ग्रीड, ये दोनों इमोशन से बच के आपको रहना है। समझना है कि क्या इसमें आज के समय में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि नहीं, पीओ रेशो देखना है, उसका फंडामेंटल्स देखने हैं, फंडामेंटल्स चेक करने हैं, तब डिसाइड करना है। रूल नंबर 10, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको एक गेम की तरीके से देखो। आपका गेम खेलने का तरीका अलग होगा, भले रूल सारे वही है, लेकिन आपका गेम खेलने का तरीका अलग होगा दूसरे के गेम खेलने के तरीके से। इसलिए टिप्स और व्हाट्सएप पे जो बन जाते हैं ग्रुप, इन सब चीज़ों से बचें जब तक कि आपको ट्रस्टवर्दी आपको नहीं लग रहा है कि हाँ, ही इज द पर्सन whom आई कैन ट्रस्ट, तो बेटर है। अदरवाइज उसको गेम की तरीके से देखो, आपको अपना तरीका उसमें डालना पड़ेगा। सबकी फाइनेंशियल नीड अलग अलग होती हैं, सबके तरीके अलग अलग होते हैं, आपको अपनी एनालिसिस, अपना रिसर्च खुद जरूर करना चाहिए। तो फाइनली जो ये रूल्स है क्या बता रहे हैं कि हमें फाइनेंस में डिसिप्लिन होना है, लॉन्ग टर्म के बारे में देखना है, पेशेंस रखना है और रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट करना है। कभी भी फोमो नहीं होना है, ग्रीड या फियर की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, किसी भी तरीके के हाइप के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी तरीके के टिप के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना रिसर्च करके देखना है। और ये जो मैंने 10 रूल बताए, अगर आप इसको ध्यान से दोबारा सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बेसिक मंत्र है यही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से करने का। कोई बहुत हाई फाई चीजें नहीं चाहिए, बेसिक सेंस आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप लॉन्ग टर्म में, और स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, चाहे छोटे से ही, मतलब आप छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो, कम से स्टार्ट करो लेकिन स्टार्ट करो, देर मत करो, आज से स्टार्ट करो। और अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अपनी सेहत का ध्यान दो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू, जय हिंद।